तो उन कर्मचारियों से बात करें, क्योंकि काफ़ी सालों से उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है उन्हें लगाना नहीं चाहता, उन्हें सर्विस नहीं देना चाहता। हमसे जूनियर आदमी नौकरी कर रहे हैं। जूनियर है, बहुत जूनियर आदमी है हमसे। अब बताओ ना क्या मसला है। मतलब 1999 से और आज 2024 है, कुछ नहीं करा अभी तक आपका कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड थे सर, 2014 में 10वां महीना 20 तारीख को उनकी डेथ हुई और एक्सीडेंट की डेथ हुई। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है जी। वो बहुत छोटे थे तब जिनकी डेथ हुई और उसके बाद इन्होंने कोई मुझे बेनिफिट नहीं दिया। और जो 10 लाख रुपए दे रहा, 5 लाख रुपए दे रहा, उन्हें नौकरी दे रहे, क्योंकि वो इनके परिवार के हैं, क्योंकि वो इनके खानदान के हैं, इनके रिश्तेदार हैं। 11 का है आपका, 11 का। और आपका 2005 से आप अप्लाई कर रहे हैं और आप सेम है। अच्छा, आपका सर, आपका 2005 का है, आपका आप 2002 से हैं। ये देखिए जी जी जी। और आपका 2016 से है जी। ऐसा ना हो कि हम लोग डिप्रेशन में आए और सुसाइड करने की कोशिश की जाए, क्योंकि पैसे की कमी सबको खलती है और हम लोग इतने करोड़पति अरबपति तो है नहीं है कि हम लोगों के पास बहुत पैसा हो। हम लोग मिडिल क्लास के हैं और हमारा जो बेसिक नीड थी हमारी मम्मा, वो ख़त्म होने के बाद हम लोगों की कंडीशन अब अच्छी नहीं है। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम हैं दिल्ली में और यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय, ये है, हेडक्वार्टर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्डिंग है और यहाँ पर इतना एक मतलब संगीन मामला है और बहुत सारे एलिगेशन जो है वो हेडक्वार्टर पर लगाए जा रहे हैं। तो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है जो भारतवर्ष से यहाँ पर आए हुए हैं। इनका कहना है कि वो कंपल्सेशन ग्राउंड पर, यानी करुणामूलक आधार पर उन्होंने अप्लाई किया था। यानी ये होता है कि जैसे किसी डिपार्टमेंट में कोई सर्विस करता है तो अगर उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके जगह पर उसके परिवार का कोई सदस्य जो है वो नौकरी पर लगाया जाता है। ये 5% का जो पूरा मसौदा है उसको लेकर भी है और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है उनके साथ में कितना दुर्व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है इस डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय है और ये दिल्ली में स्थित है, कटवाड़िया सराय में है, दिल्ली 16 में ये पड़ता है। तो चलिए उन कर्मचारियों से भी जिन्होंने ये अपील कर रखी है, आपको हम बता दें कि इतने पुरान क्या दिक्कत क्या है। फिर तो उन कर्मचारियों से बात करें, क्योंकि काफ़ी सालों से उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है उन्हें लगाना नहीं चाहता, उन्हें सर्विस नहीं देना चाहता। तो चलिए बात करते हैं कर्मचारियों से, वो जो यहाँ पर बैठे हैं और काफ़ी समय से यहाँ बैठे हैं। सुबह यहाँ पर 4 बजे ये पहुँचे थे और सुबह 4 बजे से लेकर अब शाम हो चुकी है और अभी भी ये लगातार यहाँ बैठे हैं। प्रशासन और जो यहाँ के जो आला अधिकारी है वो इनसे बात करने के लिए राज़ी नहीं है। इनको बिल्कुल बहलाया फुसलाया जा रहा है, इनको इग्नोर किया जा रहा है और इन्हें धक्के भी दिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। तो हम बात करने को, देखिए महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी समय से ये अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो है कोई भी डिमांड, कोई भी मांग जो है वो अभी तक पूरी नहीं की है। ये एलिगेशन भी डिपार्टमेंट पर लगा रहे हैं कि जो सीनियर लोग हैं उनको नहीं लगाया जा रहा, जो जूनियर है, जो कम समय जिनको हुआ है उनको सर्विस दे दी गई है। तो चलिए बात करेंगे जो इनमें कोई जी, आप आइए सर। जी सर, नाम बताइए। धर्मेंद्र शर्मा। धर्मेंद्र जी, मसला क्या है? क्योंकि मैं रोड से निकल रहा था तो मैं भी देख रहा था यहाँ पर आपने सुबह भी बैठे थे यहाँ पर और अभी शाम हो चुकी है। क्या मसला है आपका, जो ज़रा खुल कर बताइए। अभी किसी ने बताया हमें छोटा मोटा, लेकिन आप ज़रा पॉइंटों में बताइए क्या आपको तकलीफ़ है। मसला सर ये है कि जो यहाँ पे सीनियर जो लोग होते हैं, जैसे पीजीटी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, ये अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो उनको बच्चों को नौकरी दे दी जाती है। जो ग्रुप डी स्टाफ है या लोअर डिवीज़न क्लर्क है, उनके बच्चे एक्सपायर हो गए तो उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी जाती। दूसरा, मनमर्जी चलती है इस डिपार्टमेंट में कि
एक आदमी का नंबर आ गया, उसको ना दे के दूसरे आदमी को नौकरी दे रहे हैं। दूसरा इनका जो नियम था, एक रीजन के अंदर अंदर 1 साल के अंदर अंदर इनका 5% रूल्स था, वो भी ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मुश्किल से 20 आदमी को, कभी 2 आदमी को, कभी 10 आदमी को ऐसे नौकरी देते हैं। 20-25 साल से लोग भटक रहे हैं नौकरी के लिए। और ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लड़की है, उसके न माँ है, न बाप है, न कोई भाई है, न बहन है, वो बेचारी पता नहीं अपने कैसा गुजारा कर रही है। कंपेशनेट अपॉइंटमेंट का मतलब ये होता है कि एक गरीब परिवार को उसके शौक से निकालने के लिए उसको नियुक्ति दी जाए, जिससे उसको घटना का याद ना रहे। लेकिन आदमी मरने के बाद ये डिपार्टमेंट किसी को भी नहीं पूछता क्या है क्या नहीं। लेकिन आप कह रहे हो किसी को नहीं पूछते, लेकिन आप ये भी कह रहे हो कि कुछ लगाव जो भर्ती भी की जाती है, तो वो पॉइंटों में क्या बताइए आप। चलिए हम आपसे हम पूछते हैं, आपने कब अप्लाई किया था, कब आपके जो परिवार के जो मुखिया थे या जो थे सर्विस करते थे, वो कब मृत्यु हुई थी और कब आपने? मेरे फादर की डेथ 17/9/1999 में हुई थी। 1999 में हुई थी जी। और मैंने 5/10/1999 में अप्लाई कर दिया था नौकरी के लिए। उसके बाद रीजनल ऑफिस ने ये 17/11/99 को हेडक्वार्टर लेटर भेज दिया, ये रहा मेरे पास। उसके बाद हेडक्वार्टर ने ये रूल्स के लेटर रीजनल ऑफिस को भेजे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर इनका 5% रूल्स है नौकरी का, टॉप प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने वैकेंसी रीजनल ऑफिस ने हेडक्वार्टर को भेजी। भैया बस हो गया, आपका बहुत ज़्यादा हो गया, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। कि हमारे पास कोई बात पता है क्या, हम लोग ना उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये लाइव चली गई तो क्या पता नहीं क्या बोल दोगे आप, क्या वो गलत मैसेज चला जाए, समझ रहे हो, आपके खिलाफ चला जाए, तो इसलिए 53 वैकेंसीज इन्होंने ऑलरेडी अवेलेबल बताई। अच्छा। उसके बाद मेरे को इन्होंने 10/8/2000 को मना कर दिया। जी चलिए कोई नहीं, वो हम लगा देंगे, है ना। उसके बाद इन्होंने जब हमको मना किया तो उसके बाद इन्होंने ये 10/12/1999 में बंद किया, मतलब पॉलिसी चेंज जो की। पॉलिसी थी हाँ। वो इन्होंने क्लोज कर दी। ठीक है कि अब हम प्राइवेट आदमी लेते हैं। अब यहाँ से जो है प्राइवेटेशन शुरू हो गया। हाँ। 1999 से। हाँ, 10 10 दिसंबर 1999 से अब ठेकेदारी शुरू हो गई। हाँ। यहाँ से क्लोज हो गया ये। हाँ। ठीक है। हमने जब RTI निकलवाई तो इन्होंने 15/12/1999 में 8 आदमियों को अप्रूवल दी है, यानी 5 दिन बाद। 5 दिन बाद ही, मतलब 8 आदमी फिर अप्रूवल हो गई, भर्ती हो गई। भर्ती हो गई। तो फिर वो किस हिसाब से किया उन्होंने जब क्लोज हो गया? अब ये तो क्लोज होने के बाद फिर कैसे रूल चालू हो गया? अब ये इनके रूल्स है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो खुद बनाने वाले रूल्स हैं इनके। ये 28/8 का जो लेटर है मना का किया था, जो टर्न डाउन, हमको कोई रीज़न नहीं दिया इसमें। अच्छा। डायरेक्ट टर्न डाउन किया है। इसने ये भी नहीं लिखा कि हम इस वजह से आपको नौकरी नहीं दे रहे, कोई रीज़न नहीं बताया। कोई रीज़न नहीं। जी चलिए। उसके बाद मैंने 5/10/99 में अप्लाई किया। एक लड़के के फादर की डेथ हुई है 15/11/1999 में, ये रहा जी। ठीक है। इसकी डेथ 15 नवंबर 99 में हो गई। 99 में, और इसको 10/8/2000 को अपॉइंटमेंट दे दिया है, ये रहा जी। अच्छा। और जबकि मेरा जो कागज़ था 17/11/99 को यहाँ पहुँच चुका था, और उसके फादर की डेथ ही 15/11/99 को हुई है। मतलब 1 साल के अंदर अंदर इसका इनका हो गया, कुछ महीनों बाद। कुछ मैंने क्या कि मेरे फादर की पहले डेथ हुई है, उसके बाद की हुई है। हाँ। उसको नौकरी दे दी, मेरे को नहीं दी। तो क्या रीज़न क्या रहा? आपको क्यों नहीं दी? ज़बरदस्ती का रीज़न है सर इनका, कोई रूल्स नहीं है, जिसको देनी है उसको देते हैं, जिसको क्या नहीं मतलब क्या पॉइंट सिस्टम क्या है ये? उसके बाद मेरा 2011 में भी नंबर आया, ये देखिए आप। मैंने इनसे पूछा कि मेरी 2011 से लेके 14 तक कितने मेरिट पॉइंट बनाए आपने? ये कह रहे हैं कि आपके 37 मेरिट पॉइंट बने हैं जी। मैंने इनसे पूछा है कि आपने औरों को किस मेरिट पॉइंट में नौकरी दी है? तो ये कह रहे हैं कि हमने 2011 में 25 मेरिट पॉइंट से लेके 85 मेरिट पॉइंट के अपॉइंटमेंट किए हैं। ये रहा इनका कागज, जी। ये देख लीजिए सर।
और 25 मेरिट पॉइंट का जो आदमी लगाया इन्होंने, वो हेड क्वार्टर का ही कोई आदमी था, एक्स असिस्टेंट KVS हेड क्वार्टर RM अमित। 25 मेरिट है इसकी, देखो। अच्छा, इनको वैकेंसी दे दी, अपॉइंटमेंट दे दिया इनको। ठीक है। हम घर बैठे हुए ये नौकरी करो, हमसे जूनियर आदमी नौकरी कर रहे हैं, जूनियर है ये। बहुत जूनियर आदमी है हमसे। अब बताओ इनका क्या मसला है? मतलब 1999 से और आज 2024 है, कुछ नहीं करा अभी तक आपका कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे ही जो हम कुछ पूछते हैं, आपका कौन से सन से मैम? मेरे हस्बैंड थे सर। जी। 2014 में 10वां महीना 20 तारीख को उनकी डेथ हुई और एक्सीडेंट की डेथ हुई। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। जी। वो बहुत छोटे थे तब जिनकी डेथ हुई, और उसके बाद इन्होंने कोई मुझे बेनिफिट नहीं दिया। और मैंने उस वक्त ही 2014 को और 2015 को मैंने अप्लाई किया, और 2015 से लेकर आज तक हमें कुछ नहीं बेनिफिट मिला। ठीक है, नौकरी तो छोड़ ही दीजिए ना। जब भी मैं इनके पास आई, इन्होंने यही कहा, आप मैम वेटिंग कीजिए। मेरे पॉइंट भी कम से कम 70 पॉइंट है मेरे। 70 है आपका? हाँ जी। तो उसकी भी इन्होंने कुछ सुना ही नहीं है हमारे लिए। तो मुझे जैसे उनकी डेथ हुई है, कोई बेनिफिट भी नहीं मिला। लेकिन जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि 25 पॉइंट से लेकर 85 तक जो है वो कर रहे थे, लेकिन उसमें तो आपका भी बनता है। हाँ, मुझे मिली नहीं सर, आपको नहीं मुझे जॉब नहीं मिली। और मैंने यहाँ बहुत बड़ा आ चुकी हूँ, मैं लेटर भी देती हूँ, हर साल लेटर देती हूँ, और पैनल में भी नेम आता है मेरा। और मेरा 2 नंबर आया, 2 में 5 कर दिया, 5 में 3 नंबर डाल दिया, ऊपर से नीचे ले गए। और ऊपर से नीचे से ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर से नीचे आ गए। और 3 नंबर में मेरा अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा, जो हस्बैंड थे आपके, वो किस पोस्ट पे लगे हुए थे? लेफ्टिनेंट की पोस्ट। हाँ जी। अच्छा, आपका क्या केस है? सर मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, Father? वो लैब अटेंडेंट थे। अच्छा। बस ये ग्रुप डी को नई जॉब दे ही नहीं रहे हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया। आपका कौन से सन से आपने अप्लाई किया? 2014 में मेरे पापा की डेथ हुई थी। उसके बाद मेरे ब्रदर भी अलग थे, और मैं और मम्मी अकेले घर पे थे, मतलब मेरी सिस्टर थी। और मम्मी ने उनका खर्चा किया, जो भी कुछ किया मेरी सिस्टर का, और मेरे को अभी तक कोई जॉब नहीं दी। पहले इन्होंने बोला कि इकलौता वारिस है भाई, उसका नाम लिखवा दो, पर तो उन्होंने आप मैरिड है अनमैरिड है? मैं अनमेरिड हूँ सर। अनमैरिड जी। तो इन्होंने बोला कि जेंट्स को अब अब 14 ईयर, मतलब जब 40 साल का हो जाता है उसको जॉब नहीं मिल सकती, मतलब 25 से अबव जिसकी एज होती है। फिर उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया, तब मैं 19 की थी। तो 2014 में आपके भाई जो है वो 40 साल के हो चुके थे। तो इन्होंने बोला कि वो अभी तक उसी वक्त पे नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? वो वेट कर रहा था मौत की। ये वो उन्होंने ऐसे, मतलब उन्होंने हमें एक्सक्यूज़ दिए। उसके बाद मेरा नाम लिखवा दिया हमने कि मैं तो 19 की हूँ और अनमैरिड हूँ और डिपेंडेंट भी हूँ, तो भी मेरे को जॉब अभी तक प्रोवाइड नहीं हुई। अच्छा, चलिए बाबा जी बैठ, आपका क्या मसला है बाबा जी? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, ये जितने बैठे हुए हैं वहाँ से यहाँ तक, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और बड़े बड़ों को नौकरी मिल रही, बड़े बड़ों को नौकरी मिल रही। जिनकी सोर्स है उन्हें 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, उन्हें नौकरी मिल रही है, इन्हें नौकरी नहीं मिल रही। जिनके बच्चे मजदूरी करके पेट भर रहे, इन्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही? जो ये मजदूरी में भी इनका पेट नहीं भर रहा, और जो 10 लाख रुपए दे रहा, 5 लाख रुपए दे रहा, उन्हें नौकरी दे रहे, क्योंकि वो इनके परिवार के हैं, क्योंकि वो इनके खानदान के हैं, इनके रिश्तेदार हैं, उनके मोटा पैसा उनके पास, इनके पास है नहीं। ये वजह है बस। अब जैसे कि शर्मा जी ने बताया कि 1999 में जो है वो क्लोज कर दी गई थी, मतलब भर्ती अब नहीं होगी, ठेकेदारी के द्वारा होगी। फिर क्यों? लेकिन 5 दिन बाद जो है 8 लोगों को लगा दिया जाता है। क्यों लगाया? उन्हें 8 लोगों को क्यों लगा? जो उनसे पहले गुजरे उन्हें तो लगा नहीं, जो उनसे बाद में गुजरे उन्हें लगा लिया। तो ये सरकार की धांधलेबाजी है, इनकी स्टाफ की धांधलेबाजी है। जी, आप कौन से साल से लगे? 2016। आपका 2016 का जी। जी, और आपका सर? 2013। आपका 13 का है, और आपका जी? 11 का है, आपका 11 का। और आपका जो 2005 से आप अप्लाई कर रहे हैं, और आप सेम है। अच्छा, आपका सर? आपका 2005 का है, आपका? आप 2002 से हैं। ये देखिए जी जी जी, और आपका? आपका 2016 से है जी। ये आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं, मतलब 2002 से लेकर, और 2000 आप 99 में भी थे, 1999 से है मैम। 2007 आपका क्या केस है मैम? मम्मी हमारी 2007 में एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद अपन ने अप्लाई किया था, लेकिन बस पत्राचार होता है और कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं निकलता। अपन जो चाह रहे हैं कि उसका एक निष्कर्ष निकला है, हमें अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए, वो अभी तक नहीं मिली। अभी भी भटक ही रहे हैं हम उसको लेके।
बस यही इच्छा है कि हम सभी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश है मैडम से कि हम सबको अनुकंपा नियुक्ति दें, क्योंकि हम सब लोग बहुत परेशान हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग को डिप्रेशन में आगे कोई कदम उठा लें और फिर वो ब्लेम जाए संगठन के ऊपर। ऐसा ना हो कि हम लोग डिप्रेशन में आए और सुसाइड करने की कोशिश की जाए, क्योंकि पैसे की कमी सबको खलती है। और हम लोग इतने करोड़पति अरबपति तो है नहीं है कि हम लोगों के पास बहुत पैसा हो। हम लोग मिडिल क्लास के हैं और हमारा जो बेसिक नीड थी हमारी मम्मा, वो ख़त्म होने के बाद हम लोगों की कंडीशन अब अच्छी नहीं है। इसीलिए हम लोग को उस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं तो हम लोग नहीं मांगते अगर हमारे पास पैसा होता तो। क्यों हम लोग ऐसे दर दर बैठते, क्यों भीख से भिखारी टाइप से भीख मांगते हैं? किसी को शौक नहीं होता कि अपनी इज्जत गवा के यहाँ बैठे। माता जी किस पोस्ट पे थी? हमारी मम्मी लैब अटेंडेंट थी फिजिक्स लैब में। 37 ईयर्स मम्मी ने वहाँ पे सर्विस की है और ऑन ड्यूटी ही गई हैं वो। हम लोग सभी अच्छे घरों से हैं, बस यही है कि हम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। कौन सी जगह से आप आए हैं? हम सागर मध्य प्रदेश। आप मध्य प्रदेश से आए हैं। आप सर कहाँ से? मध्य प्रदेश। आप भी मध्य प्रदेश। आप सर मैं देहरादून से आया हूँ, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए हैं। ये उत्तराखंड से आए, लेकिन हम पंजाब से हैं। पंजाब? आप पंजाब से हैं? पंजाब से। मेरा बेटा है जी देखो 12 साल का था, अब अच्छा। बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, जब आपने अप्लाई किया होगा तब ये छोटा सा था और अब ये इतना बड़ा हो गया, आपके साथ में बैठा है। कहाँ लोग कहाँ भड़क रहे हैं, हमें कोई पैसा ही नहीं है, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। क्या करें हम लोग? जब हमें हमारा कुछ मिल, हम हक मांग रहे हैं ना, हम ना हमारा हक है, उन्होंने जॉब की है, हमारा फर्ज बनता है। ये लोग हमारा बात ही नहीं सुन रहे। जब भी हम यहाँ आते हैं भगा कर देते हैं, हमें भगा देते हैं, तो क्या करें? आप लोग ही बताएं ना, हम कहाँ जाए? चलिए भावुक है, देख लीजिए जी। जलंधर KV1 में मेरे हस्बैंड की जॉब थी, वहीं पर ही डेथ हुई। और डेथ में उनकी डेथ यहीं पर, स्कूल में नहीं ऐसा सोचा और इन लोगों ने भी नहीं ऐसा सोचा। ठीक है, जब भी हम आते थे, मैंने अपने बच्चे इतनी मुश्किल से पाले ना सर, मेहनत मजदूरी करके, तो आज तक मेहनत कर रही हूँ मैं। आज तक क्या करूँ मैं? इनकी शादी करनी है सर। इन लोगों को मैंने कहा, मैं आगे अपनी बच्चों की एजुकेशन नहीं करा पाई। कहाँ जाऊँ जी, हमें कुछ मिलना ही नहीं। तो कम से कम जॉब मिली तो मैं अपने बच्चों के एजुकेशन तो कर पाती ना अच्छी से। बेटी है, 2 बेटे है, क्या करूँ? इनकी शादी भी करनी है, इन लोगों को सुनना चाहिए। चलिए बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि डिपार्टमेंट को जो है और सरकार को जो है, गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे। चाहे शिक्षा मंत्री जी अगर इसको देख रहे हैं तो वो भी इस पर ध्यान दे। ये जितने परिवार के लोग हैं, देखिए अलग अलग स्टेट से हैं यहाँ पर, लोग भावुक भी हो रहे हैं क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी का राशन भी ख़त्म हो जाता होगा। आप देख सकते हैं कि गरीब फैमिलियों से भी लोग हैं, अच्छी फैमिली से भी हैं, लेकिन क्या है कि ये आस लगाए हुए हैं कि आज नहीं तो कल सरकार इनकी सुनेगी। प्रशासन जो है वो केंद्रीय विद्यालय का जो प्रशासन है वो इनकी सुनेगा जी। तो ये यहाँ का, ये आप कौन सी जगह से आए हैं? कर्नाटका से आप आए हैं। आप कहाँ से आए सर? बठिंडा पंजाब से आए हैं। और आप सर कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आप आए हैं। मतलब सभी स्टेटों के लोग तकरीबन यहाँ पर बैठे हैं, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आए हैं। तो इन लोगों की जो है गुहार सिर्फ यही है कि सीनियरिटी के हिसाब से जो भी बनता है, जिसकी भी जॉब बनती है, जिसकी भी सर्विस बनती है, उनको वैकेंसी दी जाए। अगर आपने ठेकेदारी की थी तो फिर ये खोल कर 5 दिन बाद ही आपने जो है वो 8 लोगों को लगाया। वो किस बेस पर लगाया, क्यों लगाया, आपने लिख कर भी इनको दे रखा है कि आपने जो है वो क्लोज कर दिया था, 1999 में क्लोज कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी जो है लोग लगाए जा रहे हैं और इनका आरोप सीधा सीधा ये है कि 5 या 10 लाख रुपए लेकर जो है वो वैकेंसी दे रहे हैं। तो अब ये मसला जो है ये छोटा नहीं, ये बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पर जो है भंडाफोड़ भी किया जा रहा है डिपार्टमेंट का। और जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, इन्होंने 28 वैकेंसियाँ निकाली हुई हैं। अगर इन्होंने का मतलब ये हो गया भाई कि ठीक है हमने बंद कर दी है, तो फिर 28 वैकेंसियाँ किस मैटर में दी है? बात तो ये अभी सपोज सब लोग आए हुए हैं, हमेशा आते हैं, आके यहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। कम से कम इनका एक मुद्दा तो बनता है कि हम नीचे आके बात करें। सुबह से लेटर गया हुआ, हमें अभी तक आके कोई मिलने वाला नहीं है, ना कोई आया है जी। इसका मतलब क्या है? पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे 2 लड़कियां हैं जिसको मतलब मैं फ़ीस दे के पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो फिर ये सरकार किस चीज़ का वादा करती है कि बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ? मेरा एक मुद्दा है
अगर आपने कोई हेल्प ही नहीं करनी है या हमें आगे नहीं बढ़ाना है, हम कहाँ से पढ़ाएंगे? मेरी ना तो माँ है ना मेरा बाप है, कोई भी नहीं है। और प्राइवेट काम में मेरे पास में कैपेसिटी नहीं है कुछ करने के लिए। बस मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि इनके आगे हाथ रिक्वेस्ट जोड़ना चाहता हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ भी हमारे बारे में सोचे। बस। नाम बताइए। सर मेरा नाम जतिन और मैं हरियाणा से हूँ। आपका क्या मसला है? आपके जो यहाँ इस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे या सर्विस करते थे, वो कौन है और किस कब से आपने अप्लाई किया? सर मेरे फादर केंद्रीय विद्यालय संगठन में म्यूजिक टीचर पोस्ट पे थे हरियाणा में, और मेरे फादर की डेथ 2021 में हुई थी। 2021 में हुई थी? जी सर। तो सर उसमें करीब 3 साल हो गए मेरे को सर परेशान होते हुए ना, बट कोई जॉब नहीं। किस पोस्ट पे थे पिताजी? सर फादर थे म्यूजिक टीचर थे सर। हाँ जी, म्यूजिक टीचर। म्यूजिक टीचर थे। अच्छा, विद्यालय के अंदर? विद्यालय के अंदर। ठीक है जी सर। अच्छा। तो सर ये बिल्कुल ही नहीं दे रहे। काफ़ी सालों से करीब केंद्रीय विद्यालय संगठन में 750-800 केस पेंडिंग पड़े हैं, जो 25 साल से लोग वेटिंग में पड़े हुए हैं। उनके ऊपर बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही। जो लेटेस्ट जो केस होते हैं उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है, अनदर जो पुराने केस होते हैं उनको बिल्कुल अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है। चलिए, सरकार और प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सर मेरा कहना ये है कि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन एक स्वयंशासी संस्था है जो अलग से नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। MTS की MTS की करीब 5000 पद रिक्त है। अगर ये 5000 पद रिक्त है MTS के जी, उनको अगर उनका 5% लगाया जाए तो 250 लोग बनते हैं। लेकिन वो परमानेंट है या वो ठेकेदारी के? नहीं, गवर्नमेंट है सर। वो गवर्नमेंट है। जी सर। ठीक है सर वो क्या नाम सबस्टाक D क्लास में? हाँ सर, D क्लास, ठीक। ग्रुप D क्लास में कुछ पोस्ट वो हुई है, क्या नाम है, वो प्राइवेटेशन में दिया है, चौकीदार, माली और स्वीपर। बाकी जो पोस्ट है वो अभी है परमानेंट है। उसके अंदर 5000 वैकेंसियाँ खाली पड़ी है। अगर संगठन हमारी सुनता है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 5000 वैकेंसियाँ खाली पड़ी है। 5000 का 5% लगाया जाए तो 250 बंदे बनते हैं। और करीब 1 ईयर पहले 14000 कुछ वैकेंसियाँ खाली पड़ी थी। सॉरी, 14000 वैकेंसियाँ भरी थी। अगर उनका 5% लगाया जाए तो 750 की पूरी लिस्ट खत्म हो जाएगी। जितिन, आपको कैसे पता कि 5000 पद जो है वो खाली पड़े हैं? आपको कैसे पता? आपने कोई RTI वगैरह लगाई? कैसे आपको पता लगा इस बात का? सर पता है कि हर स्कूलों में सर पहले कम से कम 12 बंदे होते थे ग्रुप D में। सर आज एक भी नहीं है इसमें। अच्छा। हाँ जी सर, कोई भी कहाँ भी जाके देखे सर, एक भी पद कोई नहीं सर ग्रुप D में सर, सबस्टाफ में सर, बताइए सर। तो सर एक ये शासी संस्था है जो अलग से नहीं बनाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये मतलब ये अपना कानून बनाती है, अपना इसका अपना लॉ होता है। बिल्कुल सर जी। अगर सर ये ऊपर से परमिशन ले तो इनको मना नहीं करेंगे, इनको अप्रूवल दी जाएगी सर कि भाई इतने पद भरने, सब भर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये अपना जो है यहाँ से भेज सकते हैं, फाइल भेज सकते हैं कि हमें इतने लोगों की आवश्यकता है, तो वैकेंसी के लिए जो है वो वहाँ से अप्रूवल आ जाएगी। जी सर, ये है। जी सर, जी सर। अच्छा, लेकिन ये जानबूझकर जो है ये नहीं करते इस तरीके के, और बैकडोर से अपने लोगों को, जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं वो बैकडोर से वो अपने लोगों को या लगा लेते हैं। जी सर, जी सर। जी सर ये बात है सर। चलिए जितिन जी, धन्यवाद। तो ये है, देखिए अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए जो कि अपने यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं। मुख्यालय के सामने ये बैठे हैं काफ़ी समय से, हर साल आकर ये गुहार लगाते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कोई भी नहीं हो रही है और डिपार्टमेंट इनकी नहीं सुन रहा, ना सरकार इन पर ध्यान दे रही है। इनके परिवारों का बुरा हाल है और ये भूखे मर रहे हैं, और इनके जो आस है वो हर बार यही रहती है कि अब की साल जो है वो नंबर आ जाएगा, लेकिन इनका नंबर अभी नहीं आ रहा है, ना इनको वैकेंसी दी जा रही है। अब देखते हैं इस न्यूज़ को देखने के बाद इनकी सुनवाई होती है या नहीं होती है, गवर्नमेंट इन पर ध्यान देती है, प्रशासन जो है, प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सुनवाई हो। तो अब देखते हैं उनकी सुनवाई होती है या नहीं होती है। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, धन्यवाद। अभी क्या हुआ? अभी हमें अंदर से सूचना मिली है कि 2 आदमी हमें बुलाए गए हैं, मैडम ने बुलवाया ऊपर, वो गए हैं अंदर बात करने के लिए। देखते हैं उनके आने के बाद पता लगेगा सर जो कुछ हुआ। अच्छा, पहले भी कभी बुलाया आपको? पहले कभी ऐसा कभी नहीं बुलवाया। तो आज क्यों बुलाया? आज सर या तो
मीडिया की वजह से सर, आपकी वजह से हो या मान लो ये अपने परिवार इकट्ठा हुआ है हमारा, उस वजह से बुलाया है। ये तो पहले भी इकट्ठे होते होंगे। तो पहले इतने नहीं, आज ज़्यादा है। ज़्यादा सर आगे, और इस तरह ताकत बढ़ती चली जाएगी हमारी। मीडिया का प्रभाव पड़ता मीडिया है। का प्रभाव पड़ा है काफ़ी। वो 700 आदमी वैसे जी 700 आदमी है, लेकिन अब तक किसी को ड्यूटी नहीं मिली। चलिए अभी देखते हैं क्या बात होती है अंदर, उसके बाद देखते हैं। आप अंदर गए थे, आपसे बातचीत के लिए आपको बुलाया गया है, तो क्या बात हुई वहाँ पर? वहाँ पे बातचीत एक किन्होंने बुलाया था पहले तो ये बताइए। दीपक डपराल थे वहाँ पे बैठे, दीपक डपराल बैठे हुए थे वहाँ पे, असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर बैठे हुए थे वहाँ पर। उन्होंने केवल हमसे यही कहा कि आप पर्सनली लिख के दे दीजिए हमें, हम पर्सनली जवाब आपको देंगे। और हम कुछ भी बोलते रहे वहाँ पे, कुछ भी बोलते रहे, मतलब जो मन जिया है होगा, पर उनका जवाब एक ही मिला कि भैया आप पर्सनली लिख के दीजिए हमें, हम पर्सनली जवाब आपको देंगे। नहीं, पर्सनल का क्या मतलब है? मतलब आप लिख के तो पहले ही दे रहे हैं। नहीं, लिख के तो दे रहे हैं। मैंने 25 पॉइंट भी लिखे हुए हैं, उनको बोला कि 25 पॉइंट पे भी तो जॉब मिला है यहाँ पे। यहाँ पे 36 से 25 के बीच में जॉब मिला, 80 पॉइंट थे उनको जॉब नहीं मिला है, केवल 25 पॉइंटों को जॉब मिला। उन्होंने सीधा कहा कि भैया आप लिख के दे दीजिए इसको, हम इसका जवाब दे देंगे। बस इतना इनका जवाब था, और कोई जवाब नहीं था इनके पास। मैडम आपकी क्या समझ में आया? पॉइंट के हिसाब से देंगे, पॉइंट जो कम होते जाएंगे जॉब नहीं मिलेगी। जैसे पॉइंट के साथ किसकी 70 है, किसी 80 है, 85 है, 100 है, तो जो घटेगा, हाँ, जो कम होते जाएंगे उसके बाद उसे नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगा। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जॉब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे जिसका 50 पॉइंट है ना, अगले साल उसका 45 पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद उसका 40 पॉइंट हो जाएगा, 40 पॉइंट के बाद 35 पॉइंट, मतलब ये पॉइंट घटता जाएगा। घटने के बाद तो हमें जॉब मिलना नहीं है। 6 साल हो गए, 6 साल में मेरे भी पॉइंट घट गए होंगे, भाई साहब के पॉइंट घट गए होंगे, सबके पॉइंट घट गए होंगे यहाँ पर। जिनके 70 हो गए उनके 50 हो गए होंगे। अब 50 पॉइंट पे ये जॉब देंगे नहीं हमें। अब तो ये मांगते हैं 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, जो कि जॉब मिलना नहीं है हमें। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है ना। मतलब आपको उनकी बात से संतुष्टि मिली या नहीं मिली? नहीं मिली, कोई संतुष्टि नहीं। मिली। चलिए, और उनका जो मन था वो हो गया परेशान कि हमें आस ना थी, भरोसा था भी ये लोग हमें जॉब देंगे तो चलो हमारा घर का कुछ ना कुछ हमें बच्चों की देखभाल करके ऐसे करेंगे, लेकिन ये लोगों ने हमें कार्य कर दिया। और उन्होंने एक बात कहा था मुझे कि जैसे जो जिस साल डेथ कर रहा है ना, उसको उसी साल जॉब मिल जा रहा है। जैसे 2020 में, 2019 में जो भी डेथ किया ना, उसको उसी साल जॉब मिला, जबकि 2019, 2099 का जॉब यहाँ पे है, केस है, अभी तक हमें जॉब नहीं मिला सर। वो उनका कहने का मतलब है जो 2019, 2020, 2021 में जॉब, उनको एट द पॉइंट 1 साल के अंदर जॉब दे रहे हैं हम, जबकि वो जॉब नहीं दे रहे, वो झूठ बोल रहे हैं साहब। 2023 को जब हम यहाँ पे हेडक्वार्टर आए थे, तो इनके 3 अधिकारी आए थे यहाँ पे हमसे बात करने के लिए। तो उन्होंने जैसे हमारे साथी कह रहा है, अंदर होके आया है कि हमको पर्सनल लेटर भेजो, ऐसे ही पहले भी इन्होंने ऐसे ही बोला था कि आप हमको पर्सनल लेटर भेजो, हम आपको जवाब देंगे। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा जवाब नहीं, वो ही कपूती करके भेज देते हैं। आपको अंदर क्यों नहीं बुलाया? आपका जाने वाले भी थे लेकिन रोक दिया, सिक्योरिटी कह रहे कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, ऐसा क्यों है? मेरे से सर, मेरे पास इनके 420 के डॉक्यूमेंट्स है, इस वजह से मेरे को बात नहीं करते मेरे। अच्छा, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 10/12/99 में वैकेंसी बंद कर रहे हैं, 15/12/99 में इन्होंने चालू की है। और 2011 में 25 मेरिट पॉइंट से लेकर 75 मेरिट पॉइंट क्या लोग लिए हैं, जबकि मेरा 37 मेरिट पॉइंट बना है उसमें। मेरे को ना लेके नहीं, औरों को ले लिया है 37 मेरिट पॉइंट वालों। तो मेरे तो नाम से ही मतलब ये बात नहीं करते, आपसे मतलब चिढ़ते हैं जी। लेकिन बात तो ये है ना कि बात को सही तरीके से रखेगा कौन? अभी उन्होंने जो भी मांगा या जो डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आपके पास सबमिट है, लेकिन आपको अंदर जाने नहीं दिया, ये तो गलत बात है। चलिए ठीक है सर।